हेलो एंड नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका राजेश्वर नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेके आए जिसमें नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जो नॉरसेट, ईएसआईसी, आरआरबी, जीपमेर, एसजीपीजीए, केजेएमयू और आरएमएल जैसे एग्जाम को करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की थॉट ऑफ डे है, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। आपको खामोशी से अपनी मेहनत को बरकरार रखना है। आप मेहनत करते जाइए, सफलता आपको शोर मचाएगी। ठीक है, आपको हो हल्ला नहीं मचाना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, इतने घंटे पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं करना है। आप जब सफल हो जाएंगे, आपकी सफलता ही शोर मचा के बताएगी कि आप क्या बन गए हैं, किस पोस्ट तक पहुंच गए। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन टू लंबर पंक्चर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ रहा है किसका? लंबर पंक्चर का। लंबर पंक्चर का कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ रहा है, इंक्लूड सारे हैं, ऑल एक्सेप्ट सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन लंबर पंक्चर के क्या क्या है? राइज आईसीपी, यदि आईसीपी बढ़ा हुआ है तो, न्यूप्लाज्मा है तो, हीमेटोमा है तो, या हेडेक है तो। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सा है? तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है राइज आईसीपी, न्यूप्लाज्मा और हीमेटोमा। और कौन सा नहीं है, इसमें छोड़कर पूछा है कौन सा नहीं है, तो हेडेक नहीं है। इसका मतलब हेडेक के अंदर आप लंबर पंक्चर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। देखो, इसको यदि आप एक्सेप्ट को भूल जाएंगे तो आप राइज आईसीपी को पहले से ही आप सेलेक्ट कर देंगे और आंसर ये कर देंगे। ये नहीं करना है आपको। एक्सेप्ट जब लिखा हुआ है उसको हर बार माइंड में रखना है कि हर एक ऑप्शन के साथ में राइज आईसीपी को छोड़कर, न्यूप्लाज्मा को छोड़कर, हीमेटोमा को छोड़कर और हेडेक में जो लंबर पंक्चर है वो कर सकते हैं। ठीक है, राइज आईसीपी में क्या होगा, यदि आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और यदि आप लंबर पंक्चर कर देंगे तो क्या होगा, एकदम से या तो श्रिंकिंग हो जाएगी ब्रेन की और या फिर हर्निएशन हो जाएगा ब्रेन का। ठीक है, न्यूप्लाज्मा में भी आपको लंबर पंक्चर नहीं करना है और ऑलरेडी वहाँ हीमेटोमा बना हुआ है, पास्ट कोई हिस्ट्री है लंबर पंक्चर की और वहीं पे हीमेटोमा बना हुआ है, तो आप दोबारा से लंबर पंक्चर वहाँ पे नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके अंदर नहीं है? तो हेडेक के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हेडेक के अंदर आप लंबर पंक्चर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ बैरट इसोफेगस इज। किसका मीनिंग पूछ रहा है? बैरट इसोफेगस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे क्वेश्चन बना हुआ भी है। क्या होता है बैरट इसोफेगस? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि ये इसोफेगस है, इसोफेगस के नीचे ये स्टोमक है, तो स्टोमक के या इसोफेगस के जो लोअर पार्ट है जिसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है, उसकी लूजनिंग की वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक होता है वो रिफ्लेक्स करता है। क्या करता है, जो स्टोमक के अंदर जो एचसीएल सिक्रेशन होता है वो सिक्रेशन रिफ्लेक्स करके कहाँ आता है, इसोफेगस के अंदर। तो इसोफेगस क्या करता है, यदि वो इसोफेगस के अंदर आएगा तो इसोफेगस के अंदर क्या हो जाएगा कि बार बार उसी एचसीएल से यदि इसोफेगस की लाइनिंग को यदि वो टच करेगा तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देगा वो। ठीक है, तो किस में बदलेगा अभी अपन देखते हैं। देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, लोअर इसोफेगस लाइनिंग बाई कोलुमिनर एपिथेलियम, अपर इसोफेगस लाइनिंग बाई कोलुमिनर एपिथेलियम। तो अपर तक तो ये टच नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब अपर वाला तो पहले से ही हट जाएगा। लोअर इसोफेजियल जो लाइनिंग है बाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम या अपर इसोफेगस लाइनिंग बाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अपर वाले दोनों ऑप्शन हटा दो, दो ऑप्शन में को डाउट रहेगा। तो दो ऑप्शन में आपको चूज क्या करना है, कोलुमिनर एपिथेलियम जो सेल होती है, जो टिश्यू होते हैं उसमें वो चेंज हो जाती है। और वो होता क्या है, कौन सा है पहले, तो पहले जो होता है वो नॉर्मली जैसे बैरट इसोफेगस इज ए प्री कैंसरियस कंडीशन, ये कैंसर से पहले की कंडीशन है। वेयर द नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल
नॉर्मली कौन सा होता है इसोफेगस के अंदर, तो नॉर्मली होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल लाइनिंग द लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है वो रिप्लेस किसके अंदर हो जाता है, तो स्पेशलाइज जो इंटेस्टाइनल टाइप की जो सेल होती है, कौन सी इंटेस्टाइनल सेल होती है, कॉलुमिनार सेल, तो ये बदल जाती है किसके अंदर, कॉलुमिनार सेल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ वाली जो सेल है वो कॉलुमिनार सेल के अंदर बदल जाती है, जो कहाँ की सेल है, जो इंटेस्टाइन की सेल है। ठीक है, उसके अंदर चेंज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बैरेट इसोफेगस, बैरेट इसोफेगस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाप्लेजिया ऑफ इसोफेजियल स्क्वोमस एपिथेलियल टू, चेंज किस में हो जाती है, कॉलुमिनार एपिथेलियम विथ गॉबलेट सेल, कौन सी सेल, जो इंटेस्टाइनल जो होता है मेटाप्लेजिया कहलाता है। ठीक, इंसिडेंस कितना है इसका, 10% ऑफ इंडिविजुअल विथ सिम्टोमेटिक जीआरडी, जो सिम्टोमेटिक जीआरडी होता है जिसमें हार्ट बर्न, कई बार पूछा जाता है कि जीआरडी का जो मेन जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, तो हार्ट बर्न, HEARTBURN। ठीक है, हार्ट बर्न मतलब चेस्ट में जलन करके पेशेंट आएगा और रिपीटेडली वो बर्निंग होगी उसको, तो जीआरडी का मेन सिम्टम है। ठीक है, मेन साइनम सिम्टम ऑफ जीआरडी कई बार पूछा जाता है। जीआरडी के अंदर पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे, तो जीआरडी में पेशेंट को पोजीशन देनी है वो कौन सी पोजीशन देंगे, 90 डिग्री पे रखना है इसको, फाउलर पोजीशन के अंदर पेशेंट को रखना है। ठीक है, और डाइट कौन सी देंगे, तो पेशेंट को 90 डिग्री पे। ठीक है, और पेशेंट को डाइट किस टाइप की देंगे, तो हमेशा डाइट देनी है आपको सूखे टाइप की डाइट देनी है। सूखे मतलब जैसे कि बिस्किट है, या कम मात्रा में देनी है, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं देनी है, कम मात्रा में देनी है, मतलब थोड़ी थोड़ी करके बार बार उसको खाना खिलाना है, ताकि गैस्ट्रिक फुलनेस नहीं होगी, और फुलनेस नहीं होगी तो अपर की तरफ रिफ्लेक्स नहीं करेगा। ठीक है, इसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे जीआरडी से, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये माउथ है, माउथ से होते हुए ये इसोफेगस है, इसोफेगस पे ये इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर या फिर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, क्या बोलेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर या फिर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर क्यों, क्योंकि इसोफेगस के लोअर पार्ट में है, इसलिए लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहलाएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज होता है वो किस में होता है, जो नॉर्मली होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में होता है, और ये चेंज होता है कॉलुमिनार सेल के अंदर, किसकी वजह से, एससीएल की बार बार वहाँ पे ऊपर की तरफ टच होने की वजह से। जीआरडी में इसकी लूजनिंग होती है इस स्फिंक्टर की, इसलिए ये एससीएल है, ये बार बार यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का क्या पूछ रहे हैं, कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट पूछ रहे हैं। तो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट होता है वो वैसे क्या होता है, ब्लीडिंग। ठीक है, कॉपर टी का साइड इफेक्ट होता है वो ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो सारी की सारी जो लाइव वैक्सीन होती है, कौन सी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर। या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो डिजीज होती है, उसके अंदर भी लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती है। ठीक है, जैसे HIV के पेशेंट है, या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज के जो पेशेंट है, जिनमें जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी इम्यूनिटी लो होती है, उन पेशेंट को कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती है। यदि लाइव वैक्सीन आप देंगे तो वो उसी डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, आप रूबेला का वैक्सीन देंगे तो उसको रूबेला हो जाएगा। तो रूबेला सिंड्रोम से बचाने के लिए पेशेंट को, जैसे लाइव वैक्सीन है रूबेला, तो रूबेला का वैक्सीन इसको नहीं देना है, नहीं तो रूबेला सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया दे सकते हैं और टिटनस दे सकते हैं। ये कौन से हैं, ये टॉक्सोइड है, कौन से हैं, टॉक्सोइड है। ठीक है, टॉक्सोइड टाइप की वैक्सीन है, इसके अंदर कौन सा आता है, टी और
डी। और ये अभी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर भी इसको ऐड कर दिया। जो प्रेगनेंसी में 2 वैक्सीन दिए जाते हैं, एक तो एज सुन एज पॉसिबल दिया जाता है, कई बार पूछा जाता है। अब टिटनस ओनली नहीं लगेगा, अब लगता है टीडी, ठीक है, टिटनस और डिफ्थीरिया दोनों लगते हैं। ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर भी ऐड कर दिया गया है। तो आपको फर्स्ट कब लगाना है पूछा जाएगा कि टीडी का फर्स्ट डोज कब लगेगा प्रेगनेंसी में, तो एज सोन एज पॉसिबल। जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है इसका पता चल जाता है उसी टाइम 1 डोज लगवा दीजिए। और सेकंड डोज कब लगवाना है, इसी के 4 वीक बाद में, इसी के 4 वीक बाद में। 4 वीक का मतलब कितने हुए, 28 डेज, मतलब 1 मंथ के बाद में सेकंड डोज भी लगवा देना है आपको। डोज किसका लगेगा, टीडी का लगेगा। टीडी में क्या क्या होगा, डिफ्थीरिया और टिटनस होगा दोनों, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस बी, तो ये किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। तो इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सा है, तो रूबेला वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है और आगे भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज का क्या पूछ रहा है, फीचर पूछ रहे हैं अल्जाइमर डिजीज का। किसका टाइप है ये, डिमेंशिया का, डिमेंशिया का टाइप है। तो अल्जाइमर डिमेंशिया जो होता है उसका फीचर पूछ रहा है ये। तो इसका क्या होता है, रिसेंट मेमोरी लॉस। वैसे तो सारे होते हैं, अर्ली मेमोरी लॉस और रिसेंट मेमोरी लॉस का मतलब सेम ही होता है, लेकिन इसको अच्छे से डिफाइन जो वर्ड कर रहा है वो कर रहा है रिसेंट मेमोरी लॉस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा रिसेंट मेमोरी लॉस। ग्लोबल मेमोरी लॉस का क्या मतलब होता है, जो रिसेंट और पास्ट दोनों को, इसका मतलब यही होता है ग्लोबल मेमोरी लॉस। रिसेंट एंड पास्ट मेमोरी लॉस को ही ग्लोबल मेमोरी लॉस मतलब पूर्णतः भूल जाना, मतलब पूरी चीजें भूल जाता है वो, पास्ट को, फ्यूचर, पास्ट को और प्रेजेंट को भी भूल जाता है, ठीक है। ए पेशेंट हैज एक्सपीरियंस्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एक पेशेंट है जो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को एक्सपीरियंस कर रहा है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म किस किस से बन सकता है, तो किसी भी फैट एम्बोलिज्म की वजह से बन सकता है, किसी भी एयर एम्बोलिज्म की वजह से बन सकता है, या कोई जैसे कि मान लो काफ मसल्स में जो एम्बोलस बन जाता है, वो यदि मोबाइल करते हुए, मोबाइल जो थ्रोम्बस होता है वो मोबाइल करते हुए हार्ट के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है, तो भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को एक्सपीरियंस्ड कर रहा है, ये नर्स असेस्ड, नर्स ने असेस किया फॉर विच सिम्टम, किस सिम्टम को, कौन से सिम्टम को असेस करेगी, विच इज मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड, मतलब जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जो पेशेंट आते हैं उनमें कॉमनली क्या चीज देखी जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आपको देखना है, जैसे फर्स्ट क्या बोल रहा है, हॉट फ्लशेस, फीलिंग, सडन चिल्स एंड फीवर, चेस्ट पेन देन अकर सडनली, डिस्निया विथ डीप ब्रीथ आर टेकन, सडन पेन इन काफ मसल्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डिस्निया होगा कब, जब वो डीप ब्रीथ करेगा तब उसको डिस्निया होगा। डिस्निया का मतलब क्या होता है, पेनफुल ब्रीथिंग, क्या होता है, पेनफुल ब्रीथिंग को बोलेंगे डिस्निया, ठीक है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में डिस्निया होगा कब, जब डीप ब्रीथ लेगा वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचाना है तो उस टाइम में आपको कौन सा, जैसे डीवीटी का कोई पेशेंट है, तो डीवीटी के पेशेंट में यदि डीवीटी हो गई, डीवीटी हो गया है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो वहाँ से मूव करके आगे की तरफ ना जाए, तो पहले पेशेंट के जो लेग होता है, जो काफ मसल्स होती है, उसको इमोबाइल किया जाता है। डीवीटी होने से बचाने के लिए मोबाइल करवाना है, बट डीवीटी होने के बाद उसको इमोबाइल करवाना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डीवीटी से यदि पेशेंट को बचाना है तो क्या करना है, तो उसकी मसल्स की एक्सरसाइज करवानी, जैसे कि कोई बेड रिडन पेशेंट है तो उसके मसल्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्यों, तो डीवीटी से बचाने के लिए। और यदि डीवीटी हो चुका है तो फिर मसल्स की एक्सरसाइज नहीं करवानी है, उस लेग को इमोबाइल कर देना है, ताकि वहां से थ्रोम्बस है, जो एम्बुलस बना है, वो मूव करके आगे की तरफ फॉरवर्ड ना हो जाए।
यदि मूव करके चला गया है और हार्ट तक पहुंच गया तो क्या करना है, तो आपको पोजीशन देनी है, कौन सी, ड्यूरेंट पोजीशन देनी है, कौन सी पोजीशन, ड्यूरेंट पोजीशन देनी है आपको, और उससे उसको वहीं पे हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर उसको रोक देना है उस पोजीशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेडिकल इमरजेंसी पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म है ये मेडिकल इमरजेंसी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर द पेशेंट इज इमरजेंसी, एक नर्स है जो केयरिंग कर रही है किसको, पेशेंट इन द इमरजेंसी, इमरजेंसी के अंदर, फॉलोइंग ए हेड इंजरी, पेशेंट किसका था, हेड इंजरी का था। द पेशेंट मोमेंटरली लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ द इंजरी, जब उसको लगी थी, जब चोट लगी थी, जब इंजरी हुई थी, तब उसने क्या किया था, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है अपने को। एक पेशेंट, देखो एक पेशेंट है इमरजेंसी में आया है, फॉलोइंग इमरजेंसी हेड इंजरी का पेशेंट था। द पेशेंट मोमेंटरली लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ इंजरी, जब इंजरी हुई थी उस टाइम में पेशेंट ने क्या कर दिया था, लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब अनकॉन्शियस हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था पेशेंट एट द टाइम ऑफ इंजरी, इंजरी के टाइम में, एंड देन रीगेन्ड इट, और वो वापस कॉन्शियस हो गया था, मतलब वापस से वो रीगेन्ड हो गया था, मतलब कॉन्शियस हो गया था। द पेशेंट नाउ हैज लॉस्ट कॉन्शियसनेस, एंड पेशेंट ने वापस से क्या कर दिया है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब वापस से अनकॉन्शियस हो गया है अगेन। द नर्स टेक अ क्विक एक्शन नोइंग दैट दिस इज कंपेटेबल विथ, पेशेंट है वो टेक क्विक एक्शन, क्या क्विक एक्शन लेगी, नोइंग दैट दिस कंपेटेबल विथ, मतलब ये पेशेंट किस कंप्लेन के साथ में, मतलब इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को। तो कॉन्शियस एंकल फ्रैक्चर, सबड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल हेमाटोमा या इंट्राक्रेनियल इंट्रासेरिब्रल हेमाटोमा। देखो ये होता है स्काल्प, ठीक है, स्काल्प के नीचे ये क्या होता है, पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के नीचे क्या होता है, स्कल, ठीक है, और स्कल से नीचे क्या होगा, डी ए पी, ड्यूरामेटर, एरेग्नोइडमेटर और पायामेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ड्यूरामेटर है इसके जस्ट नीचे की तरफ, ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे की तरफ यदि हीमेटोमा बन गया है तो वो क्या करेगा, कंप्रेशन करेगा किसको, ड्यूरामेटर और एरेग्नोइडमेटर को, ठीक है, उसकी वजह से उसको बार बार अनकॉन्शियसनेस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सबड्यूरल हीमेटोमा, ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर और सब मतलब नीचे की तरफ, तो सबड्यूरल हीमेटोमा की वजह से हो रहा है, ठीक है। देखिए ये है स्कल, ये पेरियोस्टियम लेयर है, मेनिजियल लेयर है जिसमें ड्यूरामेटर, सबड्यूरल स्पेस, अरेग्नोइड स्पेस और सब अरेग्नोइड स्पेस और पायामेटर। तो DAP से याद रखना, DAP, दूर में ड्यूरामेटर, बीच में अरेग्नोइड मीटर और नीचे मतलब सबसे पास में, ब्रेन के सबसे पास में होता है वो पायामेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिजिशियन है जिन्होंने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, NS ऑर्डर किया है, कितना, 1000 ml, 1000 ml ऑर्डर किया है, सलाइन टू इन्फ्यूज ओवर 12 आवर, कितने आवर में, 12 घंटे के अंदर उसको खत्म करना है। ये नर्स प्रिपेयर टू सेट द फ्लोरेट, नर्स ने फ्लोरेट को सेट किया, एट हाउ मैनी ड्रॉप, कितने ड्रॉप पर मिनट पे, और ड्रॉप फैक्टर उसने क्या दे दिया है, 15 ड्रॉप पर ml दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है, अप्रोक्सीमेटली 22 ड्रॉप पर मिनट, अप्रोक्सीमेटली 21 ड्रॉप पर मिनट, अप्रोक्सीमेटली 23 ड्रॉप पर मिनट या 25 पर मिनट। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, फ्लूइड कितना है, टोटल फ्लूइड
टोटल जो फ्लूइड है वो कितना है 1000 ml। टाइम कितना है, टाइम है 12 आवर। और ड्रॉप फैक्टर क्या है, ड्रॉप फैक्टर है 15। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, ड्रॉप फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है, ड्रॉप फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है टोटल फ्लूइड इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। ठीक है, टोटल फ्लूइड कितना है, ड्रॉप फैक्टर कितना है, टाइम इन मिनट में निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे, तो टोटल फ्लूइड कितना है 1000 ml, ड्रॉप फैक्टर कितना है 15 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 12 आवर, उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 60 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 5 बार, और ये 3 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 50 बार, ये 2 से कट जाएगा 6 बार, ये 2 से कट जाएगा 25 बार। अब 25 इंटू 5 हो गया 125, 125 डिवाइडेड बाई 6, 2 भाग 2 या 0.8 20.8 के आसपास में आंसर आ रहा है। एक बार और देख लेना आप, 20.8 के आसपास आंसर आ रहा है। ऑप्शन में क्या है, अप्रोक्सीमेटली 22, अप्रोक्सीमेटली 21, तो ये राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 21 ड्रॉप के आसपास में जा रहा है ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, तो पर मिनट कितना देना है, 21 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से आप चलाएंगे तो 12 घंटे के अंदर अंदर जो 1000 ml है वो नॉर्मल टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज ट्रस्टेड फॉर ए स्प्रेन्ड एंकल आफ्टर ए फॉल। एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, स्प्रेन हो गया, कहाँ पे, एंकल के अंदर। क्यों, आफ्टर ए फॉल, गिरने के बाद में। एक्सरे नॉर्मल है। बिफोर सेंडिंग द पेशेंट होम, पेशेंट को घर भेजने के बाद में द नर्स प्लान टू टीच, नर्स ने क्या प्लान किया है, टीचिंग प्लान किया है, मतलब पेशेंट को समझाया है। टीच द पेशेंट टू अवॉइड, अवॉइड के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नेक्स्ट 24 आवर। जब भी क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आंसर पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। देखिए इसके अंदर इसने क्या किया है कि पेशेंट है वो किससे था, स्प्रेन से था, कहाँ पे था, एंकल में, गिरने के बाद में। ठीक है, एक्सरे क्या है, नॉर्मल है, मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ है। पेशेंट को घर भेजने से पहले आप क्या कर रहे हैं, टीचिंग प्लान कर रहे हैं। टू अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या चीज़ अवॉइड करनी है, 24 अगले 24 घंटे तक क्या चीज़ को अवॉइड करना है। अप्लाइंग ए हीटिंग पैड, हीटिंग पैड को नहीं अप्लाई करना है 24 घंटे तक। या अप्लाई ए इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज, मतलब आपको क्रैप बैंडेज वगैरह नहीं बांधना है। एलिवेशन द एंकल ऑन ए पिलो व्हील सिटिंग ऑन लेइंग डाउन, आप लेटते टाइम अपने एंकल को पिलो के ऊपर रख के, मतलब ऊपर की तरफ रखना है, एलिवेटेड रखना है एंकल को, या रेस्टिंग द फुट, या जो फुट है उसको रेस्ट देना है। देखिए जब भी कोई चोट लग जाती है तो वहाँ स्वेलिंग आने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आसपास की जो ब्लड वेसल्स वगैरह है वो
और मसल्स वगैरह वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि लीकेज ऑफ फ्लूइड होने लग जाता है उसकी वजह से। तो वहाँ पे कभी भी आपको हीट अप्लाई नहीं करना है। क्या अप्लाई नहीं करना है? हीट अप्लाई नहीं करना है। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना है, तुरंत लगी हुई चोट पे कम से कम 24 घंटे तक हीट अप्लाई नहीं करना है। करना क्या है? हीट अप्लाई करोगे तो क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगा, और वेजोडाइलेशन होकर और स्वेलिंग को बढ़ा दोगे आप। ठीक है, तो आपको हीट अप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है? कोल्ड एप्लीकेशन करना है। कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो आसपास का फ्लूइड जो इकट्ठा हो रखा होगा वो ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो स्वेलिंग भी नहीं होगी, या स्वेलिंग होगी तो वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। और कंप्रेशन, जो इलास्टिक कंप्रेशन होता है, जो क्रैप बैंडेज होती है, वो तो बांधना ही है आपको। ठीक है, और एलिवेटिंग, वो आप यदि आप मूवेबल कंडीशन में है तब आपको अप्लाई करना है उसको। ठीक है, एलिवेटिंग द एंकल पिलो, और पिलो पे उसको एंकल को और बैठते टाइम आपको उसको एलिवेटेड रखना है। क्यों? क्योंकि स्वेलिंग नहीं होगी। आप ग्रेविटी फोर्स को, ग्रेविटी की वजह से उसको बचा के रखना है ताकि उसमें स्वेलिंग ना आ जाए। और जो फुट है उसको क्या करना है? रेस्ट देना है ताकि उसमें स्वेलिंग नहीं आए और जल्दी से वो पेशेंट रिकवर कर जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्या है कि जनरली नॉलेज की क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जनरली आपके पास में पेशेंट आ गया और आपने बोल दिया नहीं नहीं गर्म पट्टी दे दीजिए, इसको गर्म पट्टी कर लीजिए, उसके ऊपर गर्म कपड़े से सिकाई कर लीजिए, यहाँ जो बैग होता है, हॉट वाटर बैग होता है, उससे सिकाई कर लीजिए। तो इस टाइप का कुछ नहीं करना है आपको। आपको जैसे ही पेशेंट को आता है तो उससे आपको कोल्ड एप्लीकेशन करवाना है। ठीक है, जैसे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पता भी होना चाहिए कि कोल्ड एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? जो आसपास का फ्लूइड जो इकट्ठा होगा वो फ्लूइड ब्लड वेसल्स में चला